मेरी पत्नी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन शादी के बाद वह अपने मायके जाने का नाम नहीं लेती। एक दिन मैं उसे अचानक मायके ले गया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। मैं रात को घर आया तो सपना देखा जिसमें पत्नी रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया और मैं तुरंत उसके मायके गया, लेकिन घर पर ताला लगा था। मैं वापस जाने लगा तो अंदर से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं दीवार बांधकर घर के अंदर गया। सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे लिए यह हैरानी की बात थी कि मेरी पत्नी 7 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी, और सातों भाई अच्छे खासे खाते पीते परिवार से थे। उसके बावजूद उन्होंने अपनी बहन के लिए मुझे चुना था। जब समीर ने मुझसे खुद कहा कि वह अपनी बहन दिव्या की शादी मुझसे करना चाहता, तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दिव्या उनकी इकलौती बहन थी जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था, और वो अपनी लाडली बहन की शादी मुझसे क्यों करना चाहते थे? मुझे तो ऐसी कोई खूबी नहीं थी। मैं गेहूं रंगत वाला लगभग 35 वर्षीय युवक था और मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। मोहल्ले में मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। मेरे बाल पतले थे। कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था। कोई भी मुझसे रिश्ता देने तैयार नहीं होता। कई लोगों से मैंने शादी की बात की, लेकिन वे कहते यह अकेला आदमी है, ना कोई आगे ना पीछे, एक छोटे से कमरे के घर में रहता, छोटी सी किराने की दुकान। यह तो हमारी बेटी की ज़रूरतें भी ठीक से पूरी नहीं कर सकता, इच्छाएं पूरी करेगा। मेरे सांवले रंग रूप को देखकर साधारण शक्ल सूरत की लड़की भी मुंह मोड़ लेती। और फिर समीर की बहन, उनके परिवार को पूरे मोहल्ले में अमीर और प्रतिष्ठित माना जाता था। आज तक मैंने कभी दिव्या को देखा नहीं था, क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे को चादर से अच्छी तरह ढक कर आती जाती। और फिर समीर की बहन को देखने की हिम्मत मोहल्ले में किसी भी युवक को नहीं थी, क्योंकि उसके 7 भाई बहुत बहादुर और निडर थे। पूरे मोहल्ले में उनका रौब था। लोग उनसे डरते। सबको पता था कि वह समीर की बहन, और मुझे भी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि नज़र उठाकर भी उसे देखने की कोशिश करूं। असल में राशन मेरी ही किराने की दुकान से जाता था, और अब मैं भी उनके घर तक राशन पहुंचाता था, लेकिन घर के दरवाजे के अंदर आने की अनुमति मुझे कभी नहीं मिली। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। खैर, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे कहेगा, और वह भी अपनी ज़ुबान से। मैं हैरानी से समीर का चेहरा देख रहा था। मैंने कहा, साहब जी, आपने क्या कहा? वह बोला, मैं अपनी बहन दिव्या की शादी मुझसे करना चाहता हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं कहाँ और आपकी बहन कहाँ? मैं तो खुद को इस लायक नहीं समझता। वो बोला, इसमें हमारी और हमारी बहन की सहमति शामिल है। बस तुम शुक्रवार को दोपहर में गवाह और पंडितों को साथ लाना है। सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वह सच है। क्या ऐसे भी रिश्ते होते हैं, और क्या ऐसे भी शादियाँ होती हैं? सब कुछ इतनी जल्दी तय नहीं किया हो, बल्कि कोई भी आदेश सुना दिया हो। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। खैर, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि वह अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे कहेगा, और वह भी अपनी ज़ुबान से। मैं हैरानी से समीर का चेहरा देख रहा था। मैंने कहा, साहब जी, आपने क्या कहा? वह बोला, मैं अपनी बहन दिव्या की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं कहाँ और आपकी बहन कहाँ? मैं तो खुद को इस लायक नहीं समझता। वो बोला, इसमें हमारी और हमारी बहन की सहमति शामिल है। बस तुम शुक्रवार को दोपहर में गवाहों और पंडित के साथ लाना है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वह सच है। क्या ऐसे भी रिश्ते होते हैं, और क्या ऐसे भी शादियाँ होती हैं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रिश्ता तय नहीं किया हो, बल्कि मुझे कोई आदेश सुना दिया हो। खैर, मैं अपने घर लौट आया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था क्या समीर का दिमाग ठीक है, जो अपनी इकलौती और प्यारी बहन की शादी मुझसे कर रहा है। मुझे जैसे गरीब से जिसे कोई गरीब भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। यह बात मेरे लिए सोचने लायक और हैरान कर देने वाली थी। मैं आधी रात तक इसी उलझन में सोचता रहा, आखिर वह अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों करना चाहता। फिर मेरे मन में आया, शायद उसकी बहन बहुत सुंदर नहीं है, या फिर उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर लड़की सुंदर ना भी हो और उसके पास धन दौलत हो, 7 भाइयों का प्रभाव हो, तो ऐसी लड़की को तो अच्छे रिश्ते मिल ही जाते हैं। तो फिर मुझे ही क्यों चुना गया? मैं आपको यह तो बताना भूल ही गया कि मैं अपने मोहल्ले में सबसे आम शक्ल सूरत वाला नौजवान था।
मुझे देखकर लड़कियां अपना चेहरा फेर लेती थीं, माथे पर बल डाल लेती थीं, चेहरे पर नापसंदी साफ झलकने लगती थी। फिर मेरे जैसे दिखने वाले इंसान को समीर का अपनी बहन के लिए विवाह का प्रस्ताव देना और जोर देना, यह मेरी समझ से बाहर की बात थी। यह रिश्ता मेरे लिए एक पहेली बन गया था। मेरी समझ काम नहीं कर रही थी। आखिर कैसे समीर अपनी इकलौती लाडली बहन का रिश्ता मुझसे कर सकता है, जबकि उसकी बहन के लिए तो अच्छे अच्छे रिश्ते आते होंगे। और समीर और उसके भाइयों की जो प्रतिष्ठा थी, उसे देखते हुए हर कोई अपने घर रिश्ता करने को उत्सुक होता। फिर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? 2 दिन तक सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जरूरी उसकी बहन देखने में सुंदर होगी। वैसे भी अक्सर उससे चेहरा ढके हुए देखा था। हो सकता है उसे कोई अच्छा रिश्ता ना मिल रहा हो, इसलिए मुझसे यह बात कही गई। खैर, मुझे अपने घर को संभालने के लिए एक पत्नी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने मना नहीं किया और शुक्रवार को शादी के लिए कुछ गवाहों को साथ लेकर गया और जिससे भी कहा कि समीर अपनी बहन का शादी मुझसे करना चाहता है, तो सब मुझे आंखें फाड़ कर देख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैं खुद हैरान था। जब मैं उनके घर गया तो कोई विशेष तैयारी नहीं की गई थी, बस हमें बैठक में बिठा दिया गया। सादगी से शादी हुई और साथों भाई चुपचाप बैठे हुए थे। उनके कपड़े से भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने नए कपड़े पहने हो। यह बहुत ही अजीब सी शादी थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन की शादी, और वह भी इतनी सादगी से। किसी को भी यह बात समझ नहीं आ रही थी। जितने सवाल मेरे मन में थे, उतने ही मोहल्ले के लोगों के मन में भी रहे होंगे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। शादी के बाद हमारे सामने खाना रखा गया, केवल वेज पुलाव। ना तो रायता था, ना चटनी, ना कोई मिठाई। मैं बहुत परेशान हो गया था। ऐसी शादी ना तो कभी देखी थी और ना ही बारातियों को ऐसा बेरोखा स्वागत। और फिर यह तो 7 भाइयों की इकलौती बहन की शादी थी। बल्कि मैं तो सोचता था कि जब उसकी बहन का रिश्ता तय होगा और उसकी शादी होगी, तो यह लोग खुशी के मारे पूरे मोहल्ले को बुलाएंगे। सोचा था इस बहाने अच्छा खाना भी मिल जाएगा, लेकिन यह नहीं पता था कि शादी मुझसे ही होगी, और यह भी नहीं पता था कि सब कुछ इस तरह होगा। दहेज के नाम पर उन्होंने 1 पैसे की भी मांग नहीं की थी। उसकी बारात बहन काली चादर में लिपटी हुई घूंघट निकालकर मेरे साथ विदा हो गई थी। मैं जितना हैरान था उतना कम था। खैर, हालांकि मेरा एक घर एक गली में स्थित छोटा सा मकान था, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी का इंतजाम किया था। मैं उसे गाड़ी में ही अपने घर तक लेकर गया। वो भी एक पड़ोसी की गाड़ी थी जो मेरे कहने पर तैयार हो गया था। थोड़ा सा ही रास्ता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से उस लड़की को पूरा सम्मान देना चाहता था। मैंने सोचा, चलो जो सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं उनके जवाब अपनी पत्नी से पूछ लूँगा। आखिर इसकी वजह क्या थी? लेकिन मैं मन ही मन सोच चुका था कि उसकी बहन सुंदर तो बिल्कुल नहीं होगी, तभी उन्होंने अपनी बहन की शादी मुझसे कर दी। हो सकता है उम्र भी ज़्यादा हो या अच्छा रिश्ता ना मिल रहा हो। कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। खैर, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मैंने दिव्या का हाथ पकड़ लिया जो काली चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो कांप रही है, काफ़ी डरी हुई है। मैं उसे अपने कमरे तक ले गया। मेरे कमरे में बस माँ के समय का एक पुराना पलंग था, जिसे मैंने थोड़े पैसे खर्च कर पॉलिश करवा दिया था। मैंने कहा, आप यहाँ आराम से बैठ सकती हैं, चादर भी हटा सकती हैं। अगर भूख लगी हो तो मैं खाने का कुछ इंतज़ाम कर देता हूँ, मैंने उससे पूछा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लड़की ने कुछ
खाया भी है या भूखी ही चली आई है। उसने ना में ही सिर हिला दिया। मैं कमरे से बाहर चला गया। बड़ी अजीब स्थिति थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि समीर ने अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों की, और दूसरा सवाल था कि शादी इस तरह चोरी छुपे क्यों की गई, जैसे कोई आयोजन ही ना किया गया हो। ऐसी स्थिति में तो इस इंसान असमंजस में तो पड़ ही जाता है। सोचने लगता है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। कुछ मैं मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सिर्फ 8 दिन का ही समय मिला था। वो पूरा समय ही सोचते हुए निकल गया कि आखिर अचानक ही शादी क्यों तय कर दी गई। फिर मैंने सोचा कि मुझे कमरे में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हर सवाल का जवाब शायद दिव्या के पास होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि पता नहीं आज की रात ऐसे सवाल जवाब करना उचित होगा या नहीं। एक तो शादी के मामले में मुझे वैसे भी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी, क्योंकि अक्सर मेरी शक्ल देखकर रिश्ते से इनकार कर दिया जाता था। इसलिए खुद मेरी शादी हो जाना ही मेरे लिए एक अनोखी बात थी। फिर एक लड़की से बात करना, और वह भी पत्नी के रूप में, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। खैर, मैं कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त दिव्या ने चादर हटा दी थी। उसके हल्के गुलाबी रंग का सादा सा फैंसी कपड़ा पहना हुआ था। गहनों के नाम पर कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ हल्का फुल्का मेकअप था। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने जाकर बैठा और उसे देखा तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वह लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी सुंदर हो सकती है। और दूसरी बात जिसने मुझे जोरदार झटका दिया वह है कि वह मुश्किल से 19-20 साल की लड़की थी, इतनी कम उम्र की, और मैं 36 साल का। मुझे अपना अपना आप उसके सामने बिल्कुल मूर्ख मूर्ख सा लग रहा था। अब तो मेरे मन में और भी ज़्यादा सवाल उठने लगे थे कि अपनी इतनी सुंदर बहन की शादी समीर ने मुझ जैसे व्यक्ति से क्यों कर दी, जिसके पास ना तो धन है, ना रूप, और ना ही कोई आकर्षक व्यक्तित्व। मैं तो उसके सामने बिल्कुल शून्य था। मैं और भी मानसिक उलझन में फंस गया था। जो मैं सोच रहा था कि उससे बहुत से सवाल करूँगा, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। क्या सवाल करता, उसका सौंदर्य मुझे निरुत्तर कर गया था। मैं तुरंत बिस्तर से खड़ा हो गया। शायद उसे मेरी इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। मैंने कहा, आप तो काफ़ी खूबसूरत हैं और उम्र भी कम है। मेरे सवाल पर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मैं खुद को आपकी योग्य नहीं समझता। मैंने झूठ नहीं कहा था, बिल्कुल सच्ची बात कही थी, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा मानसिक उलझन में घिर गया था। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हैरान था कि उस लड़की ने मुझे देखा, जबकि उसे मुझसे ज़्यादा हैरान होना चाहिए था। बल्कि मेरे हिसाब से तो उसे आंसू बहाने चाहिए थे, रोना चाहिए था। उसकी किस्मत में मेरे जैसे शक्ल वाले इंसान से जुड़ना लिखा था। वह तो एकदम साफ रंगत और सुंदरता की मालकिन थी, और मैं एकदम सांवले रंग और साधारण शक्ल वाला इंसान था। लेकिन ना तो वह हैरान हुई, ना ही उसके चेहरे पर कोई घबराहट फैली, ना ही वह रोई, और मैं यह सोचकर परेशान था। वह कहने लगी, बैठ जाइए। मैं तो अपने चकराते हुए दिमाग को संभालते हुए सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समीर ने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। मेरे जैसे इंसान के साथ तो कोई आम और साधारण सी लड़की भी अगर शादी के लिए मान जाती तो मैं उसे अपनी किस्मत समझकर खुश हो जाता। लेकिन इतनी सुंदर और आकर्षक लड़की के साथ मेरी शादी, मुझे लग रहा था जैसे मैं खुद इस रिश्ते के साथ अन्याय कर रहा हूँ। मैंने कहा,
मुझे सच में नहीं पता कि आप इतनी सुंदर हैं। मुझे लगा था कि अगर समीर अपनी बहन की शादी मुझसे करना चाहता है तो यकीनन वह उतनी सुंदर नहीं होगी, या शायद ठीक ठाक शक्ल सूरत की होगी, लेकिन आप तो बहुत सुंदर हैं और उम्र भी कम लगती है। मेरे चेहरे पर जो उलझन थी वह समझ गई। कहने लगी, मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं थी और मैं आपको पहले भी देख चुकी हूँ। यह बात मेरे लिए और भी हैरान कर देने वाली थी कि मेरी शक्ल देखने के बावजूद वह शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी शक्ल देखकर तो लड़कियां आमतौर पर इनकार कर देती थीं, क्योंकि मैं सुंदर नहीं था। मेरे सामने के 4 दांत कुछ बाहर की ओर थे, जो बोलते हुए मुस्कुराते समय साफ नजर आते थे। मेरे चेहरे के नक्श भी कुछ खास नहीं थे, एकदम आम इंसान था। मुझ में कोई खास बात नहीं थी। फिर इतनी सुंदर लड़की मुझसे शादी क्यों कर सकती है? अजीब अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। मैं डर गया कि कहीं इस लड़की के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, कहीं इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। इसलिए उसके घर वालों ने मेरा चुनाव किया। शायद यही वजह हो सकती है, क्योंकि कोई भी इतनी सुंदर बहन यूं ही किसी साधारण व्यक्ति को नहीं सौंपता। लेकिन हर सवाल दिव्या से पूछते हुए मुझे हिचक महसूस हो रही थी। मैं कुर्सी पर ही बैठा रहा। मैंने कहा, मैं यह बात समझ नहीं पा रहा कि आपके भाइयों ने मेरी शादी आपसे क्यों की। वह कहने लगी, क्यों? क्या आपको इस पर आपत्ति थी? जवाब देने की बजाय वह मुझसे ही सवाल करने लगी। मैंने कहा, मैं इस काबिल कहाँ कि आपत्ति करूं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वह कहने लगी, अगर आपको आपत्ति थी तो आप इनकार कर देती। यह कहते हुए उसका लहजा काफ़ी सख्त हो गया था। फिर वह कहने लगी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? यह सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान रह गया। मुझे लगा, क्या यह लड़की पागल हो गई है? क्या इसे मैं दिखाई नहीं देता? क्या सब यह ठीक से देख नहीं सकती, या इसकी नज़र कमज़ोर है? उसे मेरी कुरूपता दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं कुर्सी से उठकर उसके सामने जाकर बैठ गया। वह नज़रें झुकाकर बैठी रही, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उससे बात क्या करूं। मैंने कहा, तुम्हारे भाई बहुत प्रभावशाली और समझदार व्यक्ति हैं। मोहल्ले में उनका अच्छा खासा नाम है और तुम उनकी इकलौती बहन हो। मैंने जहाँ तक सुना, वह कहने लगी, बार बार आप यह बात क्यों कर रहे हैं कि मेरी शादी आपसे क्यों हुई? भगवान के लिए अपने आप को मेरे सामने इतना तुच्छ मत दिखाइए। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। उसकी बातों ने मुझे और उलझन में डाल दिया, मुझे परेशान कर रही थी। मैं तो यह सोचकर बैठा था कि दिव्या से सच्चाई जान पाऊंगा, लेकिन मैं तो और अधिक उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसकी बातें मुझे मेरे सवालों के जवाब देने के बजाय और उलझा रही थी। मैंने कहा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी। क्या तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हुई थी? इतना कहकर मैं चुप हो गया। उसने माथे पर सिकन डाल ली और कहने लगी, क्या आप मेरे चरित्र पर संदेह कर रहे हैं? मैंने कहा, भगवान की कसम, मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत अजीब है। उसने अपना दूध जैसा सफ़ेद हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक तेज झटका लगा हो। मैं अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर नाराज होकर कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात मैं कमरे में नहीं आ पाया। बाहर आंगन में रखी पुरानी सी चारपाई पर बिस्तर डालकर सो गया। पता नहीं क्यों यह सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो रसोई घर में काम करने की आवाज़ आ रही थी। हमारा रसोई घर छोटा सा था और आंगन से जुड़ा हुआ था। मैंने आंखें खोली तो देखा दिव्या नाश्ता बना रही थी। मैं उठकर फौरन बैठ गया। अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि पहली रात की दुल्हन को मैंने अकेले कमरे में छोड़ दिया और फिर बाहर आ गया। लेकिन जो सवाल पिछले 1 हफ्ते से मेरे मन में चल रहे थे वो
अब भी वहीं थे। बहरहाल मैं उठकर रसोई में चला गया। मैंने कहा, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मैं नाश्ता बाजार से ले आता हूँ। अच्छा नहीं लगता। रात को तो तुम्हारी शादी हुई है। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद भी मुझे ही काम करना है। अगर मैं अभी कर दूं तो क्या फर्क पड़ता? आप चाय पियेंगे? उसने तुरंत ही बात बदल दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह लड़की है क्या, कोई चीज़। खैर मैंने कहा, जी बना लो नाश्ता। उसने मेरे साथ ही किया। मैंने सोचा जब लड़की को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर मुझे भी ज़्यादा सवाल जवाब में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वह खुश है तो ठीक है, मुझे भी उसे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, बल्कि अपनी किस्मत पर मुझे तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। रात को मैंने अपने कमरे में ही सोया था और शादी की रस्म में अपनी पत्नी को मैंने माँ की सोने की अंगूठी पहनाई थी, क्योंकि वह अंगूठी मेरे पास मौजूद थी और वह उस पर खुश भी थी। मुझे लगा कि शादी के अगले दिन मेरे ससुराल वाले आएंगे और रस्म के तौर पर अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाएंगे। फिर मुझे जाकर उसे वापस लाना होगा। लेकिन कोई नहीं आया, ना कोई आया, ना ही मेरी पत्नी जाने को तैयार थी। मैंने कहा कि हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर भी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम उदास हो गई होगी, तुम्हारे भाई भी तुम्हें देखने के लिए बेचैन होंगे। मेरा यह कहना था कि वह नज़रें चुराने लगी, कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा, क्यों नहीं जाना? तुम्हारा मायका है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने से क्यों रोकूंगा? वह काफ़ी घबराई हुई लग रही थी और मैं हैरान था कि अपने ही भाई के घर जाने से वह यूं क्यों डर रही थी। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। यह कहते ही उसके चेहरे पर मैंने अजीब सा सुकून देखा। मैं घर में कोई भी नौकरानी नहीं रख सकता था, मेरी इतनी आमदनी नहीं थी, पर मैं हैरान था कि वह लड़की सारे काम खुद कर लिया करती थी। आज तक मैंने उसकी जुबान से कभी कोई शिकायत नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि 1 महीना बीत गया और इस 1 महीने में मैंने कई बार उसे कहा कि अगर वह अपने मायके जाना चाहती है तो मैं उसे छोड़ आता हूँ, लेकिन उसने हर बार साफ इनकार कर दिया। एक बार मैं जल्दी घर आ गया था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और मेरी दुकान के अंदर पानी भर जाता था, इसलिए मैंने जल्दी से दुकान बंद की और घर चला आया। मैंने देखा कि वह भगवान के पास बैठी जोर जोर से रो रही थी, सिसकियों में डूबी हुई थी। मैं हैरान था कि आखिर उसे क्या हुआ। मैंने उसे कभी भी इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। मेरे मन में अजीब अजीब से सवाल उठने लगे कि ज़रूर कोई ना कोई बात है जिससे मैं अनजान हूँ। मुझे उसकी हालत समझ नहीं आ रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा। जैसे ही उसका रोना खत्म हुआ, अपने आंसू पोंछे और चादर समेटकर पीछे पलटी तो मुझे देखकर थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, आप जल्दी आ गई? मैंने कहा, हाँ, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं ऐसे मौसम में दुकान पर कोई भी सामान लेने नहीं आता। वह बोली, अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और अगर आपको पकौड़े खानी हैं तो वह भी बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम पहले यह बताओ कि रो क्यों रही थी? मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे पर पसीना आ गया, जबकि ठंड का मौसम था। फिर भी वह अपने दुपट्टे से माथे को पसीना पोंछने लगी, कहने लगी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। फिर वह कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे लिए चाय बनाई, पकौड़े भी बनाए। उसके हाथों में बहुत स्वाद था। वह बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर और उलझता जा रहा था। रात को जब मैं सो रहा था तभी मेरे घर का दरवाज़ा जोर से किसी ने पीटा। मैं और दिव्या दोनों उठकर बैठ गए। मैंने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन है।
जब मैं बाहर गया तो दो युवक खड़े थे। उन्होंने कहा, रमेश भाई, आपकी दुकान में आग लग गई है। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं नंगे पैर दौड़ा पड़ा। मुझे नहीं पता कैसे और कब, लेकिन मेरी दुकान सच में जल रही थी। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मेरी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। मैं सिर पकड़कर रोने लगा। सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। करीब 3 लाख का सामान था दुकान में, जो सब कुछ जलकर खत्म हो गया। 2 दिन से मैं दुकान पर गया ही नहीं था। जाता भी तो करता क्या? दुकान पर रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और ना ही मेरे पास पैसे थे। मैं तो उन लोगों में से था जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे। मेरी वजह से दिव्या भी बहुत परेशान थी। मैं सिर थामे चारपाई पर बैठा था, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रमेश, क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, क्या खाक ठीक होगा? दुकान का सामान जल गया। जैसे तैसे घर की दाल रोटी चल रही थी, अब वो भी ख़त्म हो गई। उसने अपने हाथ की अंगूठी उतारी और मुझे दे दी। मैंने कहा, यह क्या कर रही हो? वो बोली, कोई बात नहीं, आप इसे बेचकर दुकान के लिए थोड़ा सामान खरीद लीजिए। मैंने कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? माँ की इस अंगूठी के अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगर अभी से वह भी बेचने को कहोगी तो मेरे लिए यह डूब मरने जैसी बात होगी। यह तुम रखो। मैंने अंगूठी उसे वापस पकड़ा दी। मैं सोच रहा था कि शहर जाकर जहाँ से मैं सामान लाता था उनसे विनती करूँगा कि कुछ सामान उधार दे दे। मैं धीरे धीरे चुका दूँगा ताकि दुकान चल सके। लेकिन वह कहने लगी, आप यह अंगूठी बेच दें, आप परेशान होंगे तो मैं इस सोने चांदी का क्या करूँगी? पता नहीं कैसी लड़की थी, एक तो खूबसूरत, कम उम्र और ऊपर से एक अच्छे घर से आई थी और उस पर इतना धैर्य, वह भी आज के समय में। मेरे लिए यह बात एक उलझन बन गई थी। मैं उसके इरादों पर शक नहीं कर रहा था, खुदा ना करे। खैर, मैंने वह अंगूठी ली, शहर गया और उसे बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि माँ ने 1 तोले की अंगूठी इतनी संभाल कर रखी थी। मुझे उस अंगूठी से 2.5 लाख मिले। मैंने उससे सामान खरीदा और अपनी दुकान में रख दिया। लेकिन अब भी कुछ और पैसे की ज़रूरत थी। जैसे तैसे घर चल रहा था, लेकिन मुझ पर कुछ कर्ज भी था। मैंने बहुत मिन्नतें की कि मैं कर्ज चुका दूंगा, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। वे मेरे घर के दरवाजे पर आकर गालियां देकर गए, भरा बुरा कहकर चले गए। जब मैं अंदर आया तो दिव्या रो रही थी। वह बोली, काश मेरे पास कुछ होता और तो मैं आपकी खातिर वह भी बेच देती। मैंने कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं सब संभाल लूँगा। फिर मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ उसे इस तरह दुख में देखकर मुझे उसे उसके मायके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से वह बहुत परेशान रहने लगी थी। हर समय रोती रहती थी। मैंने उससे बिना पूछे ही कहा, तैयार हो जाओ। वो कहने लगी, क्यों, कहाँ जाना है? मैंने कहा, किसी से मिलने जाना है। उसने तुरंत अपनी चादर ओढ़ ली। मैं चुपचाप उसे उसके घर के पास छोड़ने ले गया। दरवाजे के पास जाकर वह मुझे हैरानी से देखने लगी, लेकिन तब तक मैं दरवाज़ा खटखटा चुका था। दरवाज़ा समीर ने खोला था, लेकिन जैसे ही उसने दिव्या को देखा तो उसके माथे पर सिकन आ गई। उसने मुझे देखा और एक तरफ हट गया। कहने लगा, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो तुम लोग? हम दोनों अंदर चले गए। मेरे सामने सिर्फ एक सादा पानी का गिलास रखा गया और दिव्या यह देखकर सबको घूर घूर कर देख रही थी। मैंने सादा पानी ही पिया। मैंने कहा, असल में मैंने सोचा शादी के 2 महीने हो गए, आप लोग उदास हो गए होंगे, इसलिए मैं दिव्या को यहाँ छोड़ने आया था। कल आकर ले जाऊँगा। किसी भी तरह की गर्मजोशी का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। बहरहाल मैं सिर्फ 15 मिनट रुका और किसी ने मुझे चाय तक नहीं पूछी, मिठाई तक नहीं दिखाई गई।
मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन जैसे ही रात को सोने के लिए लेटा, आंखों के सामने दिव्या का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। पता नहीं क्यों, बहरहाल मैंने अपने आप को झटक दिया और सो गया। लेकिन मैंने सपना देखा कि वो रो रही है और कह रही है, रमेश मुझे बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं अचानक उठ बैठा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तुरंत उठा, चप्पल पहनी, अपनी गर्म शाल ओढ़ी और दिव्या के घर पहुंच गया। लेकिन मैं हैरान रह गया क्योंकि वहां ताला लगा हुआ था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनके घर पर ताला लगा हो। अगर एक दो घर भाई घर पर ना भी होते तो बाकी जरूर होते, उनकी पत्नियां और बच्चे। लेकिन आज सब गायब थे। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गए हैं। और दिव्या ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसके पास फ़ोन था, वो कॉल करके बता सकती थी कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। जैसे ही मैं पलटा, मुझे अंदर से किसी के रोने और सिसकने की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं लंबी लंबी दीवारें झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मुझे अंदर देखना चाहिए। वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा था जो दरवाजे के पास दीवार से लगा हुआ था। काफ़ी ऊंचा था, लेकिन मैं उस लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ा और दीवार फाँक कर जैसे ही नीचे कूदा, सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। घर का आंगन काफ़ी बड़ा था और उसके किनारे कुछ खाली जगह थी जहाँ ढीली मिट्टी पड़ी रहती थी। वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जा रहा था और दिव्या के मुंह और हाथ पीछे की ओर बांधे हुए थे। वो मुझे देख रही थी। उसके भाइयों ने उसे पकड़ रखा था और उसे उस गड्ढे में फेंकने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे समीर और उसके भाइयों को मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हटो पीछे, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? वो कहने लगे, इसके साथ साथ तुम्हें भी मार डालेंगे, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पता नहीं क्यों जब मैं अचानक वहाँ पहुँच गया, तब अपनी पत्नी के साथ ऐसा अत्याचार और जाति होते देख मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने कहा, मेरी पत्नी को छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगा। शायद मेरी इस धमकी से वो कुछ घबरा गए थे। उन्होंने जैसे ही दिव्या को छोड़ दिया, भागते हुए मेरे पास आ गई। वह बहुत डरी हुई थी। मैंने पूछा, तुम लोग यह सब क्यों कर रहे हो? वो कहने लगे, यह अभागिन हमसे संपत्ति हिस्सा मांग रही है। हम पहले भी इसे बता चुके हैं कि बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता। हमारे यहाँ बेटियों को भी विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। इसलिए लेकिन यह कह रही थी कि यह अदालत जाएगी और अपना हिस्सा जरूर लेगी। हिस्सा ना देने के लिए ही हमने इसकी शादी तुम जैसे व्यक्ति से की थी। हमें पता था कि अगर इसका पति पढ़ा लिखा होगा तो वह उसके साथ खड़ा होकर हमसे संपत्ति की मांग करेगा, अदालत जाएगा। लेकिन हम जानते थे कि तुम कमज़ोर हो, कम पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम कभी हमारे सामने खड़े नहीं हो पाओगे, कभी भी हिस्सा नहीं मांगोगे। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दिव्या का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। उनका एक भाई दीवार फाँक कर बाहर गया और ताला खोला। मैं दिव्या को घर वापस ले आया। वह बहुत रो रही थी। मैंने उसके मुंह पर बंधी पट्टी खोल दी। घर आकर उसके हाथ भी खोल दिए। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों मांग रही हो हिस्सा? क्या तुम बहुत परेशान हो? वह कहने लगी, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ और सिर्फ अपना अधिकार मांग रही हूँ। मेरे भाई दुनिया के सामने दिखाते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ संपत्ति से प्यार था। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझ जैसे व्यक्ति से शादी कर दी। वह बोली, पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन अब मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत नेक है। लेकिन मैं अपने भाइयों का
अपना अधिकार हड़पने नहीं दूंगी। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, उन पर मुकदमा करूंगी और अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, भगवान मुझे फल देगा और धैर्य रखने वालों की मदद हमेशा भगवान करता है। वही हुआ। मेरी दुकान कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी चलने लगी और मैंने कर्जा भी चुका दिया। अब हमारे घर में बहुत सुविधाएं आ गई थीं और जीवन सुखमय हो गया था। उधर दिव्या के भाइयों को करोड़ों का नुकसान हो गया था। उनका कपड़ा जो दूसरे देशों से आता था वह जल गया था क्योंकि जहाज में आग लग गई थी। सब पागल जैसे हो गए थे। चारों ओर रोना धोना मच गया था। उन्होंने अपने बहन का हिस्सा खाने की सजा मिल रही थी। भाई कभी भी तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वो अपनी बहन के अधिकार छीनते रहेंगे। बहनों की दुआएं भाइयों को कामयाबी दिला सकती है और उनकी बद्दुआएं उन्हें बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, कभी भी बहनों के अधिकार मत छीनें, बल्कि उन्हें उनका पूरा हक दें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।